सर आता है इंडिया अलायंस के ऊपर। अ, थोड़ा स्ट्रांग होता नजर आ रहा है, बॉन्डिंग थोड़ी सी अच्छी है। आम आदमी पार्टी को उनसे दूर जाके दुख होगा, लेकिन फिर भी संजय जो हैं वो उनके साथ जुड़े हुए बार बार नजर आते हैं। और लेकिन बिहार इलेक्शन की वजह से या अभी यात्रा भी जो हुई है और राहुल के अपने सितारे भी हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की जो बॉन्डिंग है वो एक बार फिर से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और शायद बिहार इलेक्शन के अंदर उसका एक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बीच में कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस टूट गया, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ग्रैंड वापसी हो रही है। और जैसे कि आप अक्सर कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, तो इंडिया अलायंस फिर से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में आ सकता है। मैं इंडिया अलायंस के ऊपर बात करना चाहूंगा सर। इंडिया अलायंस वापस ट्रैक पे तो आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ट्रैक पे आते नजर नहीं आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी का राजनीतिक कैरियर अब बृहस्पति की महादशा में जो उत्थान और जो उड़ान उन्होंने भरी थी, वो उनके जीवन में अब वापस नहीं आने वाला। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीतिक, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि वो राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे। कहाँ उनकी राजनीति खत्म है? राज्यसभा के सांसद बहुत पड़े हुए हैं, कितनों का नाम जानते हैं लोग? 5 राज्यसभा सांसदों का नाम पूछ लिए तो किसी से, तो बन जाएंगे राज्यसभा सांसद, उससे क्या होता है? कहाँ अरविंद केजरीवाल वुड बी प्राइम प्राइम मिनिस्टर? कहाँ अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए? कहाँ अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो अदाएं, सड़क पे सोना आंदोलन, पूरा भारतवर्ष उसकी तरफ देख रहा है, एक नई तरह की राजनीति। फिर 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो वापस नहीं आने वाला उनका, वो समय वापस नहीं आने वाला। और आम आदमी पार्टी का भविष्य ही 2030 तक मुझे नजर आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिषी दृष्टि से, उनकी पार्टी के कुंडली के हिसाब से। आम आदमी पार्टी 2030 के बाद बिल्कुल इररिलेवेंट होती नजर आ रही मुझे। और मैंने जब इंडिया गठबंधन बना था 2024 के पहले, तब भी मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को जोड़ना इंडिया गठबंधन के लिए फेवरेबल नहीं होगा। आज भी उसी बात पे मैं कायम हूं। तो उनका समय बेहतर है नहीं। हाँ, तेजस्वी जी का समय बहुत बेहतर है। राहुल गांधी जी का समय बहुत बेहतर चल रहा है। आने वाला समय प्रियंका गांधी जी का बहुत बेहतर आने वाला है। कांग्रेस पार्टी रिवाइवल शुरू कर चुकी है। मैं ये फलादेश कर चुका हूं, शनि की महादशा शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल शुरू हो जाएगा। आपके इसी चैनल पे मैं बोल चुका हूं ये बात, अपने चैनल पे भी शायद मैंने बोला है। तो कांग्रेस रिवाइव कर रही है, आप कुछ भी कर लें, अब रोकना मुश्किल है, कांग्रेस को नहीं रोक पाएंगे। एक लाइन अनिल अंबानी जी पे फिर मैं लौटता हूं कि उनकी जो महादशा है शनि की, वो है मूला नक्षत्र में, यानी मूला केतु का नक्षत्र है। मूला नक्षत्र जो है वो सफलता दिलाने वाला नक्षत्र नहीं होता है। मूला नक्षत्र वानप्रस्थ आश्रम का एक्चुअली नक्षत्र है। तो यही चीज है कि नक्षत्र और ग्रह अगर इशारा कुछ और कर रहे हैं और जबरदस्ती किसी और चीज में अगर बैठे हुए हैं, तो वहां सफलता फिर हाथ में आती नजर नहीं आती। और इंडिया गठबंधन का टाइम अच्छा आने वाला है। आप निश्चित रहिए, देखते रहिए। 1 साल मैक्सिमम मैं दे रहा हूं मध्यवर्ती चुनाव को, मैक्सिमम। ये आपने बहुत बार बात कही है एक्चुअली मध्यावधि चुनाव के बारे में कि वो आएगा ही आएगा। एक मोदी जी ने चुनाव जीतने के लिए जीएसटी का माया जाल फैलाया, और जो प्रेशर उनके ऊपर टैरिफ से आया था, तो डिंग डोंग डिप्लोमेसी चल रही है। तो कल मैंने उसमें कहा कि अब ये डिंग डोंग से पिंग पोंग डिप्लोमेसी हो गई है। ट्रंप ने मारा तो हम उछल के क्या कहते हैं कि चाइना के पास चले गए। अब ट्रंप ने चाइना और भारत के बीच में रिफ्ट पैदा करने के लिए अपनी ओर से एक जुमला छोड़ दिया कि आप तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ये कूद के वहां चले गए सारे के सारे। और मीडिया तो हमारा बरसाती कौआ है, उधर गए तो उधर चले गए, उधर गए तो उधर चले गए, इनका अपना तो कोई दीन ईमान है होता नहीं है। तो ये जो
पुराने जमाने में चाइना की एक डिप्लोमेसी होती थी जिसे पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता था। पिंग पोंग टेबल टेनिस को कहते हैं चाइनीज के अंदर। और वो उसकी चाइना की डिप्लोमेसी माओ के टाइम से पिंग पोंग डिप्लोमेसी के नाम से फेमस थी एक्चुअली। तो ये भारत तो एक्चुअली इस पूरे गेम के अंदर ना सर एक क्या कहते हैं ना, टेबल टेनिस की बॉल बन के रह गया है। कोई यहाँ से ट्रम्प उछालता है तो ये जिनपिंग की ओर चले जाते हैं, जिनपिंग उछालता है तो बॉल ट्रम्प की ओर चली जाती है। और उसके ये सारे क्या कहते हैं कि 50% के माया जाल को कम करने के लिए जीएसटी का माया जाल लेके आए। पर ऐसा लगता है कि इंसान जब भटकना शुरू होता है ना तो भटकता ही चला जाता है। सितारे बुरे होना तो कोई भी गांव सही बैठता नहीं है सर। इसके ऊपर बात करेंगे सर। आपने तो कह ही दी मेरी बात कि सितारे जब खिलाफ होते हैं, तो फिर कोई भी चाल कामयाब नहीं होती, कोई भी कूटनीति कामयाब नहीं होती। और ज्योतिषी दृष्टि से उनकी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के आकलन की दृष्टि से, उनकी कुंडली को देखते हुए, मैं तो बहुत ट्रोल होने के बावजूद मैं तो लगातार बोलता बोलता आया हूँ, बोल रहा हूँ अभी भी कि उनकी महादशा उनके फेवर में है नहीं। अब इतना कुछ दिखने के बाद भी जो ट्रोल करने वाले वो आज भी मानेंगे कि मेरी बात सही थी और मेरी बात सही है। कई लोग बोलते हैं कि आप इस बात को बार-बार रिपीट करते हैं। अरे भाई, मैं अकेला आदमी हूँ 2022 में जिसने बोला था कि उनका पतन शुरू होने वाला है। क्यों नहीं बोलूँगा मैं? अपना प्रचार तो मुझे खुद ही करना पड़ता है ना, मेरी पीआर टीम नहीं है ना पॉलिटिशियंस के जैसी, कि वो जो मार्केटिंग करती है। तो मैं बोलना बोलना सबसे बड़ी बात है कि नंबर 1 होना तो बड़ा मायने रखता है ना। एक ने एसी ट्रेन चली तो पहली टिकट उसने उस ट्रेन की काटी तो उसकी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ गई। मैं पहला आदमी हूँ जिसने एक ज्योतिष के तौर पे जिसने 2022 से उनका पतन शुरू होने वाला है, मैं पहला ज्योतिषी हूँ जिसने कही थी ये बात। तो मैं इस बात को रिपीट करूँगा, बिल्कुल करूँगा, क्योंकि वो मेरे मेरे लिए एक मेडल की तरह है। ज्योतिष के तौर पे, ज्योतिष का फलादेश सफल होने से ज्योतिष को भी खुशी होती है, जिस तरह आपकी इच्छाएँ पूरी होती हैं, आप खुश होते हैं, तो हमारी भी इच्छा यही होती है कि हम जो बोलें, वो सफल हो। कुंडली के अनुसार बोलते हैं, ऐसे ही नहीं। तो देखिए ये मैं समझता हूँ कि विदेश नीति लगभग फेल है, अर्थनीति लगभग फेल है। आज मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा कि रुपया सादा है या काला है, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। 2008 में मनमोहन सिंह जी के समय जब आर्थिक सुनामी आई थी, डाउनफॉल आया था, तो भारतवर्ष उस वक़्त बच गया था ना। मनमोहन सिंह जी की वजह से भी बचा और भारतवर्ष की अपनी नीतियों और अपने कैपेबिलिटी के तौर पे बचा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की वजह से भारतवर्ष बचा। उसको तो इन्होंने काले धन में खींच लिया सबको। सभा में उँगली उठा के बोलना कि काला धन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सरकारी तौर पे काला धन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए का मतलब यही होता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को खत्म कर देना है। सब कुछ हमारे नज़र में होना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था चले चाहे ना चले, हमारा कलेक्शन पूरा हो जाए। किसी बिज़नेसमैन की दुकान पे विशेष करके मैं एक कम्युनिटी की ही नाम ले रहा हूँ, अब भला माने बड़ाई करने जा रहा हूँ, बुराई की कोई बात नहीं है। मारवाड़ी कम्युनिटी में दुकानदार जो दुकान देते हैं, उनके यहाँ काम करने वाले होते हैं, जो नौकरी करते हैं, नौकर होते हैं। तो जो काम करने वाले होते हैं, उनमें ऐसे बहुत से काम करने वाले होते हैं, जो थोड़ी बहुत चोरी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। और मालिक जो होता है, वो मारवाड़ी मालिक जो है, उससे आँखें बंद किए हुए होता है, वो नहीं देखता है इसको। किसी ने उससे पूछा कि ये ऐसा कर रहा है, आप इसको रोकते क्यों नहीं? बोला इसको रोक के मुझे तो इसको भगाना पड़ेगा और उसके बाद जो आएगा, वो इससे ज़्यादा बड़ी चोरी नहीं करेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? बिखरा हुआ बिज़नेस जहाँ होता है, कच्चे रुपए का लेन-देन जहाँ होता है, वहाँ छोटी-छोटी बातें ये इग्नोर करनी पड़ती है आपको दुकान चलाने के लिए, अपना बिज़नेस चलाने के लिए। तो वही अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर ही भारतवर्ष को बचाता रहा है आर्थिक सुनामी से। लेकिन उस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के तो पीछे पड़ गई है जब से पावर में आए। एक तो सब डिजिटल होना चाहिए, सब ऑनलाइन होना चाहिए, सब कुछ सरकार की नज़र में होना चाहिए। वो कुछ चाट वाले, ठेले वाले, पानी पूरी वाले तक को जीएसटी
का नोटिस पहुँच गया। क्योंकि उनके पास उनकी कमाई ही 500,000 रुपए होगी रोज़ की। हालाँकि अच्छी है, 1000 रुपए कमाई बहुत बुरी नहीं है, लेकिन उसमें कोई वो एंटालिया थोड़ी खड़ा कर रहा है, अंबानी जी की तरह। एंटीलिया ना क्या नाम है उसकी, उनकी बिल्डिंग का।